इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता है द डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट बाय अ बॉडी ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट द डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट बाय अ बॉडी। मतलब जैसे मान लीजिए एक रबर बैंड है, रबर बैंड को हमने खींचा और रबर बैंड को खींचा और वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गई, तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ भाई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, फटाफट आ गई एकदम अपनी ओरिजिनल स्टेट में। और अगर मान लीजिए वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने में थोड़ा सा टाइम लगाती है, थोड़ा सा डिले करती है, ठीक, मतलब कि अगर वो खींचने में लग रहा है उसको 1 सेकंड, ठीक है, और वापस अपनी शेप रिगेन करने में अगर मान लीजिए उसको 1 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, मान लीजिए उसको 0.2 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो जो 0.2 सेकंड्स का डिले है ना, दैट डिले इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा है इलास्टिक फटीग। फटीग का मतलब होता है थक जाना, तो ऐसा ही कुछ थकान से रिलेटेड ही है ये कुछ। इलास्टिक फटीग इज डिफाइंड एज द लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटीरियल। इलास्टिक फटीग इज डिफाइंड एज द लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटीरियल, कि अगर किसी भी मटीरियल की स्ट्रेंथ, उसकी इलास्टिसिटी को हमने बार 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 यूज़ करा और उसकी स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई मटेरियल की। जैसे मान लीजिए कोई रबर बैंड है, उस रबर बैंड को, मान लीजिए कोई चीज़ है हमारे पास, उस पर हम बार बार रबर बैंड को चढ़ाते हैं और फिर रबर बैंड को उतार देते हैं, फिर चढ़ाते हैं फिर उतार देते हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि वो जो रबर बैंड है वो अपनी वो जो इलास्टिसिटी वाली स्ट्रेंथ है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर देगी। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। Elastic fatigue is defined as the loss in the strength of a material caused due to repeated alternative strains to which the material is subjected। कि अगर हम किसी पर भी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेंस बार 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 डालते जाएं तो उस पर वो फ़र्क पड़ जाता है कि हम ये कहते हैं कि वो मटेरियल अब थक गया, अब उस मटेरियल में इलास्टिक फटीग हो गया, अब उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई। कैसे? जैसे आप ये देखिएगा कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है एक टॉर्जन पेंडुलम का। टॉर्जन पेंडुलम, तो टॉर्जन पेंडुलम वही वाली एक पेंडुलम तो ये होती है जो इस तरीके से ऑसिलेट करती है, एक पेंडुलम ऐसी होती है जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, इस तरीके से टॉर्जन मतलब टर्निंग इफेक्ट होता है उसके अंदर। तो वही एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर इलास्टिक फटीग में। इलास्टिक फटीग में ये बताया कि भाई ये ऊपर एक सीलिंग काइंड ऑफ कुछ था, वहाँ से हमने एक मेटालिक वायर को ऐसे लटका दिया, इसको फिक्स्ड एंड बोल दिया इसका, और इससे हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया सर्कुलर डिस्क काइंड ऑफ है कुछ, तो इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया इससे। अब हम इसको बार बार ना घुमा रहे हैं, तो हमने क्या करना शुरू करा कि माना कि इसकी मीन पोजीशन यहाँ पर है, तो उसको मैंने बोल दिया 0, और इस ये थोड़ा सा इस तरीके से घूम रहा है कि यहाँ से थीटा एंगल आगे और फिर थीटा एंगल पीछे, तो थीटा एंगल आगे को प्लस थीटा बोल दिया, पीछे को माइनस थीटा बोल दिया। तो इस तरीके से ये ऐसे 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 बार बार घूमता जा रहा है। तो इस पर ना ऑल्टरनेटिव स्ट्रेन्स आ रहे हैं, ये जो है मेटालिक वायर, इस पर ऑल्टरनेटिव स्ट्रेन्स आ रहे हैं कि एक बार इस तरफ को घूम गया, एक बार इस तरफ को घूम गया। तो ऐसे 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 जब ऑल्टरनेटिव स्ट्रेन्स आते हैं तो एक टाइम बाद ये जो है अपनी ओरिजिनल साइज में, ओरिजिनल शेप में रीगेन करने की टेंडेंसी को खो देता है। A hard wire can be broken by bending it repeatedly in opposite directions as it loses strength due to elastic fatigue। तो इलास्टिक फटीग की वजह से ये अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ कर देता है, तो टूट सकता है। अब देखिएगा अगला टॉपिक हमारा है यहीं पर पेज नंबर 10 पर ही, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इलास्टिक हिस्टेरेसिस का मतलब क्या है? हिस्टेरेसिस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की रिलेशनशिप की बात करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रिलेशनशिप क्या होती है कि जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि ओ से लेकर ए पॉइंट तक, मतलब लेस देन 1% ऑफ स्ट्रेस तक, तो स्ट्रेन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद उसका जो प्रोपोर्शनलिटी जो रिलेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जरा सा स्ट्रेन बढ़ाने से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से मैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस की बात करता हूँ। हिस्टेरेसिस का मतलब ये है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप, अगर मैं स्ट्रेन को बढ़ाऊँ तो स्ट्रेस एक तरीके से बढ़ेगा, लेकिन अगर स्ट्रेन को कम करना शुरू करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस उसी तरीके से रिड्यूस हो।
वो इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहलाता है। तो बताता हूँ क्या चीज़ है। ये वो वाली चीज़ है जब दो दोस्तों की लड़ाई हो जाती है और एक दोस्त दूसरे दोस्त को घूंसा मार देता है, ऐसे ही मजाक मजाक में हल्का सा उसने घूंसा मार दिया, दूसरे वाले ने थोड़ा तेज मार दिया, तो वो ये कहता है "अब मैंने तो तेरे को धीरे से मारा था, तो तूने मेरे को तेज मारा"। तो वो अब दूसरा एक और मार देता है ना, तो वो दूसरा एक और मार देता है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं तेरी तो क्वांटिटी बढ़ गई, तूने दो मार दी, मैंने एक मारा, एक तो बनता है। तो ये वो वाली चीज़ है कि हमें ये नहीं पता कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं क्या हम उसी रास्ते से वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक, मतलब अगर मैंने घूंसा तेज मार दिया तो हो सकता है अगला और तेज मार दे और फिर मेरे को लगेगा यार ये तो जो है ना बैलेंस बिगड़ गया, ये गलत बात है। एक तो मेरे को हल्का थोड़ा सा और हाँ, हल्का सा एक जरूर चलेगा, है ना। चलने तो ऊपर चल जाए। हाँ, तो वो चीज़ है, तो वो इलास्टिक हिस्टेरेसिस पर भी वही चीज़ लागू होती है कि अगर मैं रबर बैंड को खींचूँ तो जिस ताकत के साथ मैं खींच रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो उसी ताकत के साथ में कंप्रेस भी हो जाए, वापस कंप्रेस होकर अपनी ओरिजिनल शेप में आए। तो यहाँ पर इसको एक डायग्राम के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू समझा दिया जाता है। ये ग्राफ कैसा है देखो, यहाँ पर हमने लिखा वाई एक्सिस पर हम स्ट्रेस ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं स्ट्रेन। वाई एक्सिस पर स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन है। तो अब क्या करेंगे अगर मान लीजिए कि ये कर्व कुछ ऐसा है, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे बढ़ा, हमने ये कहा कि भाई मैंने स्ट्रेन बढ़ाया, थोड़ा सा मैंने स्ट्रेन बढ़ाया, स्ट्रेन बढ़ाने पर मैंने देखा अच्छा स्ट्रेस इतना आ रहा है, फिर थोड़ा सा और स्ट्रेन बढ़ाया तो अच्छा स्ट्रेस इतना आ रहा है, थोड़ा सा और स्ट्रेन बढ़ाया तो स्ट्रेस इतना आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ाया तो इतना आ रहा है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ तो हमने ऑब्जर्व करी कि हमने स्ट्रेन को बढ़ाया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रबर बैंड को ऐसे ऐसे खींच के घुमा रहा हूँ, ये ग्राफ है। ग्राफ का मतलब ये स्ट्रेन और स्ट्रेस में रिलेशनशिप है कि थोड़ा 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 स्ट्रेन बढ़ाने पर स्ट्रेस किस तरीके से बढ़ रहा है, किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं स्ट्रेन को घटाना शुरू करूँ, मतलब मैं बढ़ाते बढ़ाते स्ट्रेन को यहाँ ले गया तो स्ट्रेस इतना मिला। तो अब आप ये देखिएगा कि अब अगर मैं स्ट्रेन को घटाना शुरू करूँगा तो वो इसी पाथ से वापस आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, वो ऐसे वापस आ सकता है, ठीक है। तो ये एरो जाने का मतलब स्ट्रेन जब आपने बढ़ाया तो स्ट्रेस इस तरीके से बढ़ा साथ साथ, और जब आपने स्ट्रेन को कम करना शुरू करा, धीरे 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 कम करना शुरू करा तो स्ट्रेस बड़ी तेजी से कम हुआ, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ तेजी से बढ़ रहा था कि थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई तेजी से बढ़ा, और यहाँ क्या, यहाँ तेजी से डाउन भी हो रहा है, तेजी से कम भी हो रहा है, तो वो उसी रास्ते से वापस नहीं आएगा। तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरेसिस। ये क्या है कि जब आपने किसी चीज़ को एक्सपैंड करा, और ये क्या है जब आपने मुझे एक्सपैंड करने के लिए ताकत जो लगा रखी थी उसको छोड़ना शुरू करा, यानी कि स्ट्रेन को आपने रिड्यूस करना शुरू करा। समझ गए, ठीक है। तो ये ग्राफ भी एज इट इज़ लर्न करना है, और इसकी मार्किंग कर दीजिए कि ये हो गया ओ, और ये जो पाथ है ये वाला, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और फिर ये इधर से लौट रहा है तो इसको बोल दिया सी। हाँ जी, द इलास्टिक हिस्टेरेसिस, द फैक्ट दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेन इज नोन एज इलास्टिक हिस्टेरेसिस। कि जो पाथ है वो रिट्रेस नहीं होता, मतलब जिस पाथ से वो गया है उस पाथ से ही वापस नहीं आता, रिट्रेस नहीं होता, तो इस फैक्ट को हम बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इसको इलास्टिक हिस्टेरेसिस वापस तो आ जाता है ना। हाँ, वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, लेकिन सेम उसी पाथ से वापस आए ये नहीं है ज़रूरी, ठीक। अच्छा, अब इसका एग्जांपल देखिए, कार टायर्स आर मेड विद सिंथेटिक रबर्स हैविंग स्मॉल एरिया हिस्टेरेसिस लूप्स बिकॉज अ कार टायर ऑफ सच अ रबर will not get excessively heated during the journey. तो कार टायर्स आर मेड विद सिंथेटिक रबर्स हैविंग स्मॉल एरिया हिस्टेरेसिस। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल एरिया हिस्टेरेसिस का मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये जो एरिया है हिस्टेरेसिस का, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया से क्या समझ में आता है कि हमने जब स्ट्रेन डाला तो स्ट्रेस इस तरीके से बढ़ रहा था,
और हमने जब स्ट्रेन को रिड्यूस करा तो स्ट्रेस इस तरीके से बड़ी तेज़ी से रिड्यूस हुआ, ठीक। तो ये इस तरीके ऐसा होना नहीं चाहिए, खास तौर पर कार टायर्स में। अब कार टायर्स में कहाँ से आ गया, कार टायर को क्या हम पकड़ कर खींचते हैं? हम नहीं खींचते। लेकिन जब कार चलती है ना तो क्या होता है कि लगातार रिपीटेडली जो कार के टायर हैं वो लगातार सड़क के कांटेक्ट में आते हैं, और जब भी दो चीज़ों की रबिंग होती है तो रबिंग लगातार चलती है, उसमें बार बार टच करेगा जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक ये व्हील है कार का, ठीक है, इसके एक पोर्शन पर मैंने ऐसे मार्किंग कर दी, कुछ निशान लगा दिया, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बार बार स्ट्राइक करेगा, सड़क को घूमेगा, फिर आएगा, घूमेगा, फिर टच करेगा, ऐसे बार बार वो टच करता रहेगा, यानी कि बार बार ऐसे स्ट्राइक कर करके जा रहा है। तो जब कोई भी चीज़ रबिंग बार बार होती है तो क्या होता है ना, हीट जनरेट होती है, और जब हीट जनरेट होती है तो खास तौर पर इलास्टिक की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हीट जनरेट होती है, रबर का बना होता है टायर, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ा एक्सपैंड करना शुरू करती है, ठीक है। तो टायर भी थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, इतना ना एक्सपैंड कर जाए। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कई बार कि आजकल हमारे कंट्री में बड़े अच्छे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के बहुत अच्छे एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, तो उन एक्सप्रेसवेज पर आपने कई बार देखा होगा कि ब्लैक कलर का टायर का निशान ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाकर कहीं साइड में घुसा हुआ है, ठीक है, देखा होगा। तो वो होता क्या है, वो ये होता है कि जब बहुत अच्छी रोड देखकर जब इंसान अपने दिमाग पर से अपना कंट्रोल खो बैठता है और सोचता है कि बस आज ही मुझे आसमान तक जाना है, ठीक है, तो जब वो पूरा उसको इतना एक्सेलरेट कर देता है गाड़ी को कि भूल जाता है कि तू मर भी सकता है इसमें। तो तब क्या होता है कि आपने स्पीड इतनी स्पीड बढ़ा दी कि ये जो पोर्शन है टायर का, ये मैं एक पोर्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन सारे पोर्शन बार टच में आते रहते हैं रोड के, तो वो बार बार टच में आते रहेंगे, वो इतना एक्सपेंड हो जाएगा टायर, फिर ऑप्शन ही नहीं बचेगा, फिर ब्लास्ट ही होगा, मेल्ट होगा वो टायर। जैसे ही जरा सा मेल्ट हुआ तो एयर को एक्सपैंड होने के लिए जगह मिल गई, वो एकदम से एक्सपैंड होकर बाहर निकलेगी एयर को तो आपने ज़बरदस्ती प्रेशर डालकर अंदर, मतलब उसके अंदर फिक्स कर रखा है ना, नोजल लगा रखी है जहाँ से हम प्रेशर डालते हैं, तो जब टायर मेल्ट हो जाएगा बाहर से तो वो हवा को रोक नहीं पाएगा, वो एकदम बर्स्ट हो जाएगा तो फिर बैलेंस खत्म होएगा कार का, बैलेंस खत्म होएगा तो या तो इधर घुसेगी कार या इधर घुसेगी, और फिर सीधा परमात्मा से मिलन हो जाएगा, है ना, जिससे मिलन की बहुत जल्दी थी, ठीक। तो वो जो चीज़ है उस चीज़ के लिए करा क्या जाता है। अब इलास्टिक हिस्टैरिसीस का उससे क्या रिलेशन है वो देखिएगा। ऐसा होता है कि हमने स्ट्रेन बढ़ाया, स्ट्रेन बढ़ाने का मतलब क्या है कि हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। स्ट्रेन कैसे बढ़ेगा टायर के ऊपर, जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो टक 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 बड़ी तेज वो एकदम से लगना शुरू होगा ग्राउंड पर, और जब वो बार बार उसका रबर ग्राउंड पर लगना शुरू होगा तो इसका मतलब क्या है कि आप स्ट्रेन बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। स्ट्रेन की बड़ी तेज़ी से स्ट्रेस तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए, अगर आप तेज़ी से स्पीड बढ़ा रहे हैं तो ये टायर की क्वालिटी यही चीज़ है। अच्छा, वो क्वालिटी कैसे मेंटेन करी जाती है बताता हूँ अभी, कि स्ट्रेन को आप बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हो, तो अगर स्ट्रेस भी उतनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया तो भाई जल्दी ही टायर फट जाएगा और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये कोशिश करी जाती है, जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अगर हम बात करें कि एक माइक्रो सेकंड में टायर एक बार घूमकर ज़मीन को टच कर गया, टायर का कोई एक पोर्शन, ठीक है, करेंगे तो सारे पोर्शन ही बार बार टच, तो ये देखा जाता है कि अगर मान लीजिए ये पोर्शन ग्राउंड पर टच कर रहा है या ये वाला पोर्शन जो है ग्राउंड को टच कर रहा है, तो इधर वाला पोर्शन, ये जितने भी पोर्शन हैं ये सारे तो एयर के कॉन्टैक्ट में हैं, तो एयर जो है वो एयर प्रॉपरली वहाँ पर रुके, एयर उस टायर में रुके। ऐसा जनरली आपने देखा होगा कि गाड़ी के जो टायर्स होते हैं, गाड़ी के टायर्स पर ना ग्रूव्स बने होते हैं, निशान होते हैं, डिज़ाइनिंग होती है। वो ऐसे ही नहीं है कि चल यार मैं फ्लावर बना देता हूँ इस पर, है ना, नहीं मैं इस पर वो हल्क की शेप का कुछ बना दूंगा, तो इस तरीके का ऐसा कुछ नहीं, उस पर एवं डिज़ाइन नहीं बनाए जाते, वो डिज़ाइन इंजीनियरिंग होती है प्रॉपर, कि वो डिज़ाइन इस तरीके से बनाने हैं कि एक तरफ से अगर हवा टच कर रही है ना तो वो पूरे उस पाथ में से होकर निकले, तो वो हवा पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो उस टायर में, तो टायर में जब बाहर की एक्सटर्नल एयर जब उस पर टच होगी तो वो टायर को थोड़ा सा ठंडा करेगी। हम जब बाइक पर जाते हैं तो हमें हवा लगती है ना, तो जब टायर हवा में चल रहा है तो टायर को भी तो हवा लगेगी, ठीक, तो वो हवा के लिए बनाए जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो स्ट्रेन है
स्ट्रेन को जरा सा बढ़ाने से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े, और स्ट्रेन को कम करने से स्ट्रेस तेज़ी से कम हो जाए। तो उससे होगा क्या कि ये जो गैप है ना, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये है कि आपने स्ट्रेन को कम करा, स्ट्रेस कम हुआ, स्ट्रेन को कम करा, स्ट्रेस कम हुआ, स्ट्रेन को कम करा। यहाँ से और यहाँ तक आप ये देख रहे हैं कि स्ट्रेन को आप कम कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत तेज़ी से नीचे आ चुका है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इन दोनों के बीच में गैप खत्म होना चाहिए। तो नीचे वाला तो परफेक्ट है ना, ऊपर वाला थोड़ा सा पतला कर दिया जाए। तो वो कैसे करा जाएगा? अच्छी क्वालिटी का रबर यूज़ करके, है ना, और डिज़ाइनिंग थोड़ी सी ऐसी करके कि भाई ऐसा ना हो कि यार मैं स्ट्रेन बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेन बढ़ा रहा हूँ मतलब मुझे कुछ अर्जेंसी है, कुछ इमरजेंसी है, किसी की डेथ होने वाली है, या किसी बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है, किसी रिलेटिव से मिलने जाना है, ज़रूरी काम है, तो हम बड़ी तेज़ी से हम जा रहे हैं उस टाइम थोड़ी कोई आदमी देखेगा कि यार टायर में हवा कितनी है, क्या है क्या नहीं, तो वो तेज़ी से जाएगा ना। तो जब वो तेज़ी से जाएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेन आप बढ़ा रहे हैं, आप बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं 100-120 पर, ठीक है, और पता चला वो स्ट्रेस इतनी तेज़ी से बढ़ गया। प्रेशर में तो वो करता है। एयर का प्रेशर भी वो तो मतलब वो तो जनरली जो है उसका तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है कि वो इतना ज़्यादा ना हो कि आपका अच्छी क्वालिटी का टायर भी उस प्रेशर में ना ज़्यादा ना हो, इतना कम ना हो। हाँ, वो मेंटेन होना चाहिए। तो वो स्पेसिफिकेशन दी जाती है, हर टायर कंपनी बताती है कि इतना आप टायर प्रेशर मेंटेन करें। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया जितना कम होगा, ये एरिया जितना कम होगा उतना ही हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा हमारा। हिस्टेरिसिस लॉस यही होता है कि टायर का फट जाना। सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें टायर का ही है, समझ गए? तो ये आपको पर गई वो कैसे हुआ, लाइक उससे कैसे पता चला कि स्ट्रेन पॉइंट से स्ट्रेस कम, मतलब अच्छा इस वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व, ऊपर वाले कर्व नहीं से। सर इसी का ऊपर वाला कर्व। अच्छा ये वाला हाँ ये वाला। ये वाला ऐसा है कि भाई पहले मैंने थोड़ा ऊपर को बनाया हुआ था, अब मैंने थोड़ा सा नीचे को कर लिया। तो स्ट्रेस कम होना चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन तो भाई रेशो हो गया, लेकिन जो स्ट्रेस है प्रेशर। प्रेशर पड़ा तो टायर फटा, समझ गए? प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। और एरिया कौन सा होगा? वो जो मतलब टायर का वो वाला एरिया, पूरा टायर का एरिया नहीं, टायर का वो वाला एरिया जो ग्राउंड के रोड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, वो वाला एरिया। तो मैं स्ट्रेस कम करना चाहता हूँ, मुझे रिलेशनशिप पता है स्ट्रेन में और स्ट्रेस में। तो हम ये कहेंगे कि कुछ टायर की डिज़ाइनिंग ऐसी करी जाए, कुछ टायर का रबर थोड़ा मोटी क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो वैसा कुछ करा जाए कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए। ये नीचे की तरफ आएगा तो इनके बीच का एरिया कम हो जाएगा। तो हम सीधा ये बोल देते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस से बचने के लिए जितना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जितना एरिया कम होगा ना, उतना ही अच्छा है। समझ गए? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है इतना? यस सर। अनमोल, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये हमारा पेज नंबर 10 था। पेज नंबर 10 के बाद में देखते हैं पेज नंबर 11। 11 में है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो हम ये जानते ही हैं कि भाई वो जैसे रबर बैंड रखी रहती है, तो रबर बैंड को किसी दोस्त के गाल के पास लेकर आए, खींच दिया, लग गया उसको, बड़ा फन हो गया, मज़ा आ गया, क्या बात है। फिर वो लगाता है उल्टे हाथ का खींच के, तब और पता चलता है कि हाँ हो गया डबल फन। So elastic potential energy, when a wire is stretched, interatomic forces come into play which oppose the change. Work has to be done against these restoring forces. The work done in stretching the wire is stored in it as its elastic potential energy. तो सीधी सी बात है, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी में हमने बो और एरो का, धनुष बाण का एग्जांपल लिया था, तो उसमें भी जो उसकी स्ट्रिंग होती है, वो स्ट्रिंग आप किसी कॉपर के वायर की थोड़ी बना दोगे जो धनुष बाण है। अभी कॉपर का वायर है, वो खींच ही नहीं रहा, भाई मैं इस धनुष बाण को चलाऊँ कैसे, ये खींच ही नहीं रहा है वायर। तो वो जो वायर आप लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, वो इलास्टिक तो होना चाहिए ना। तो हम जब उसको खींचेंगे तो वो सारी की सारी एनर्जी जो हमने वर्क करा उसको खींचने में, वो सारा वर्क कहाँ स्टोर हो गया? उस स्ट्रिंग के अंदर, एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक छोड़ो तो ना, सामने वाले का गाल गया। हाँ वो क्या होता है, वो एक ऐसे करके वो 3 तीर चलते थे, कौन सी फिल्म थी? बाहुबली। 3 तीर चलते थे सीधा, झुंगे छूते हुए जाते हैं। हाँ उसके नीचे से निकल के भी जाते हैं। सही बात है, क्या निशान लगाया था। चलिए उसके बाद देखिए, सपोज अ फोर्स कैपिटल F अप्लाइड ऑन अ वायर ऑफ लेंथ L इंक्रीजेज इट्स लेंथ बाय डेल्टा L। मान लीजिए हमने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से वो जो स्ट्रिंग हमने खींचा है उसकी लेंथ डेल्टा L बढ़ गई। तो इनिशियली द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इन द वायर इज 0।
तो इंटरनली शुरुआत में उसके अंदर कोई रीस्टोरिंग फोर्स थी ही नहीं, क्योंकि वायर चुपचाप पड़ा हुआ था। तो रीस्टोर किस चीज़ को करेगा, मैं तो अपनी शेप में पहले से ही हूँ, तो मुझे किसी ने खींचा ही नहीं। वायर, ये वायर कह रहा है, ये वायर कह रहा है कि जब आपने मुझे खींचा ही नहीं तो मैं रीस्टोर किस चीज़ को करूँ। फिर आपने क्या करा, उस वायर को खींच दिया, हाँ भाई अब रीस्टोरिंग फोर्स है मेरे अंदर, वही पोटेंशियल एनर्जी है। When the length is increased by delta L, the internal force increases from 0 to F. ठीक, average internal force for an increase in length delta L of wire is equal to 0 plus F by 2. तो average force या average किसी भी चीज़ का average कैसे निकालते हैं, फोर्स का निकाल रहे हैं। तो इनिशियली तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स थी तो 0, फिर फाइनली कितनी फोर्स हो गई, उतनी फोर्स जितनी आपने उसको खींचने में लगाई वो, तो दो फोर्सेस हो गई ना, तो 0 प्लस एफ अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका एवरेज फोर्स आ गया एफ बाई 2। उसके बाद वो बोल रहे हैं वर्क डन ऑन द वायर। तो जब वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन कैसे निकालेंगे भाई, वर्क डन का मतलब क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने वायर को खींचा कितना, डेल्टा एल, तो वर्क डन कितना हो गया, एफ बाई 2 इंटू डेल्टा एल। एफ बाई 2 इंटू डेल्टा एल। This work done is stored as elastic potential energy U in the wire. यही वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह उसके अंदर स्टोर हो जाता है, F इंटू डेल्टा एल। और इसको ये बोलते हैं कि हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, उसके बाद ये है, इफ ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एफ अपॉन ए कर दिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जबरदस्ती ए से मल्टीप्लाई करा है, जब ए से मल्टीप्लाई करा है, सॉरी डिवाइड करा है, तो ए से फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो वो भी कुछ इस तरह से कि डेल्टा एल है तो डेल्टा एल के नीचे एल भी ले आओ। तो हमने क्या करा, हम ए और एल हम जबरदस्ती डिनोमिनेटर में ए और एल लेकर आए हैं, न्यूमरेटर में भी ए और एल लेकर आओ। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, ये हो गया हाफ फोर्स अपॉन एरिया, क्या हो गया स्ट्रेस, और डेल्टा एल अपॉन ए क्या हो गया स्ट्रेन। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, पेज नंबर 12 पर आ जाइए, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और ए एल क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये समझ गए भाई, एरिया क्या लिया है दोबारा बताता हूँ, एरिया को मैं क्या बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वायर क्या होता है, सिलिंड्रिकल वायर, तो एरिया ये वाला एरिया हो गया ना ए, और ये क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर होता है ये पाई आर स्क्वायर, और ये वायर की लेंथ कितनी है एल। ठीक है, हम जानते हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि ए और एच मतलब एल, तो अगर ए और एल को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा, तो ये बना मेरे पास हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, ये क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपने जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो जैसे U बनाते हैं ना हम, तो ये तो कैपिटल U हम बनाते हैं और स्मॉल u ऐसे बनाते हैं, इस कैपिटल U को थोड़ा सा नीचे से ऐसे खींच दिया, तो दिस इज फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर नॉर्मली जो हम स्मॉल u बनाते हैं, दिस इज फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो बस दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, दोनों ही स्मॉल u, यहाँ स्मॉल u जैसा ही बनता है, और यहाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्मॉल u बनता तो स्मॉल u, या साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बस उसका। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस अपॉन कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या करिए, ये कैपिटल U कितना निकाला था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं वायर की बात कर रहा हूँ, तो वायर क्या, वायर की तो लेंथ बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो फिर यहाँ पर
जहाँ पर भी लेंथ की बात होती है वहाँ पर यंग्स मॉडुलस लिया जाता है, जहाँ वॉल्यूम की बात होती है बल्क मॉडुलस, और जहाँ टेंजेंशियल फोर्स की बात होती है वहाँ शियर मॉडुलस ये लिया जाता है। तो यंग्स मॉडुलस आएगा यहाँ पर। तो अगर यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में स्मॉल यू की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस y इंटू स्ट्रेन, ठीक है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू y होता है। तो आप क्या करिए, स्ट्रेस की जगह लिख दो यहाँ पर y इंटू स्ट्रेन, तो स्मॉल यू क्या हो गया हाफ इंटू स्ट्रेस की जगह लिख देंगे y इंटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन पहले से ही था, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद अगला देखते हैं पेज नंबर 12 पर ही अगला देखते हैं पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो इसका लास्ट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का। तो पॉइजन्स रेशो में देखिएगा क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन रेशो, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जो एनीथिंग विच इज़ फ्लैट, जो फ्लैट होती है उसको मैं लेटरल बोल देता हूँ, जो भी चीज़ फ्लैट होती है, ठीक। तो ज़रा देखते हैं क्या चीज़ है ये। Poisson's ratio. Within the elastic limit, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. इसका एक डायग्राम देखेंगे। ये एल हो गया, और जो लेंथ बढ़ी उसको हमने बोल दिया डेल्टा एल, ये डेल्टा एल हो गया। उसके बाद शुरुआत में जो इसकी फ्लैट विड्थ जो थी कैपिटल डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फ्लैट विड्थ कितना क्या होगा उसका डायमीटर, ठीक है। तो वो जो डायमीटर है वो डी था, और घटने के बाद ये कितना बच गया, हम ये कहेंगे थोड़ा सा यहाँ से कम हुआ, थोड़ा सा यहाँ से कम हुआ, दोनों तरफ से थोड़ा सा कम हुआ, तभी वो खींचा। तो जो खींचने के बाद जो अल्टीमेटली आया ना, वो आ गया डी माइनस डेल्टा डी, ठीक है। दिस प्लस दिस, ये दोनों टोटल, इन दोनों का टोटल डेल्टा डी है। तो डी में से इस टोटल जो डायमीटर था डी, इसमें से इतना और इतना, दोनों का टोटल घटाया, इन दोनों का टोटल डेल्टा डी है, तो ये डी माइनस डेल्टा डी हो गया। अब देखिएगा यहाँ तक क्लियर है, ऑनलाइन वाले बता दें बेटा, तीनों बच्चे यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, सपोज द लेंथ ऑफ द लोडेड वायर इंक्रीजेस फ्रॉम एल टू एल प्लस डेल्टा एल एंड इट्स डायमीटर डिक्रीजेस फ्रॉम डी टू डी माइनस डेल्टा डी। डायमीटर डी था, वो डी से घटकर डी माइनस डेल्टा डी हो जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकलेगा, डेल्टा एल अपॉन एल करके। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा, डायमीटर में चेंज कितना हुआ है डेल्टा डी, लेकिन लेंथ तो बढ़ रही थी, तो इसलिए उसको पॉजिटिव डेल्टा एल लिया उस चेंज को, और ये जो चेंज है ये कम हो रहा है ना, तो इसलिए इसको नेगेटिव लिया, तो माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। दोनों का रेशियो इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन
longitudinal strain. लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इनकी जो वैल्यूज है बस वैल्यूज डालनी है और यही आपका पॉइजन रेशियो आ जाएगा। खतरनाक डाल है। और भी तो क्या, और क्या, इसके चैप्टर उतनी लेंथी नहीं है। जो वॉल्यूम 2 है ना, वॉल्यूम 2 के चैप्टर थोड़े छोटे हैं। हाँ, फ्लूइड्स थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा रफ्फा मान सकते हैं, लेकिन आप ये देखो जब हम वर्क एनर्जी एंड पावर कर चुके हैं, रोटेशनल मोशन तो खैर बहुत बड़ा चैप्टर था, वो भी काफ़ी इन्होंने इनर्शिया वाला वो सारा का सारा हटा ही दिया। तो ग्रेविटेशन भी काफ़ी छोटा कर दिया। चैप्टर जो शुरुआत के अपने चैप्टर करे थे ना, जैसे मोशन इन अ प्लेन था और आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था, वो चैप्टर बहुत बड़े थे। अब ये वॉल्यूम 2 के तो थोड़े कम ही हैं, पहले से ही कम थे, इनमें और मैंने कुछ घटाया भी नहीं। तो ये आपने डाल दिया यहाँ लेटरल स्ट्रेन माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का एल डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल और डी। The negative sign indicates that longitudinal and lateral strain are in opposite sense. Opposite sense मुझे मालूम है कि longitudinal जो है, longitudinal तो बढ़ता हुआ है, सेंस उसकी बढ़ने वाली है, और जो लेटरल है उसकी सेंस जो है वो घटने वाली है। तो इस वजह से वो नेगेटिव साइन है। बस इतना, ये आपका पॉइजन रेशियो है। और कुछ स्पेशल इस चैप्टर में अगर करवाया जाए स्कूल में तो मेरे को बताना, वो करवा दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से तो शायद और कुछ करवाया जाएगा। बता देना अगर कुछ भी करवाया जाए तो। न्यूमेरिकल्स जो है, न्यूमेरिकल्स भी डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस पर ही है, कुछ और ज़्यादा है नहीं इसमें। अच्छा, 15 मिनट बचे हुए हैं, अगर आप कहें तो मैं करवाता हूँ फ्लूइड्स वाला चैप्टर स्टार्ट, और कहें तो फिर नेक्स्ट क्लास में। इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस करूँ क्या डिस्कस? हाँ, चलिए क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। सही कह रहे हो, 1 मिनट वेट करो। हम्म? कल की आप लोगों की छुट्टी है क्या स्कूल की? अच्छा, बाकी का पता नहीं। वैसे छुट्टी है या नहीं? छुट्टी है सर, आज क्या ऐसे कल आ गुरु तेग बहादुर, हाँ, गुरु तेग आज बहादुर छुट्टी है छुट्टी। डीएम से ऑर्डर है। पता नहीं, अभी तो मैं मैं तो थर्सडे को थी, बोला थर्सडे को नहीं है, मंडे को है। अच्छा, सना कल की छुट्टी है क्या? नहीं सर, कल की छुट्टी तो नहीं है, पर मैं छुट्टी ले रही हूँ कल की। अच्छा, चलिए ठीक है, सेम केस है। अनमोल तुम्हारी? अनमोल, न्यासा? अच्छा, न्यासा तो रेयान में ही है ना, ठीक है। अनमोल छुट्टी है कल की? नहीं?
नहीं है। सर नेशनल मिल्क डे भी होता है। नेशनल मिल्क डे, हाँ हाँ होता ही होगा अभी, इतने सारे डेज हैं अब तक। चलिए तो इसमें ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नोट कीजिएगा, अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज़ अ रेडियस, अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड a structural steel rod has a radius of 10 millimeter and a length of 1 meter. And a length of 1 meter. Full stop. A 100 kilonewton force, capital F, a 100 kilonewton force, capital F, stretches it along its length. Stretches it, न्यूटन 100 kilonewton force stretches it along its length. Stretches it along its length. Full stop. Calculate A part, the stress, B part, elongation, and C part, strain on the rod. इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस वाले न्यूमेरिकल हैं, और ये भी जो मैं करवा रहा हूँ एनसीईआरटी का ही है। स्ट्रेन ऑन द रॉड, फिर है गिवन दैट द यंग्स मॉडुलस वाई Young's modulus capital Y of structural steel is of structural steel is 2 into 10 की power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिएगा जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो देखते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील रॉड, अब जो रॉड है तो रॉड तो ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल फॉर्म की होगी, है ना, तो रॉड ऐसी होगी, सिलेंड्रिकल शेप की होगी रॉड। अब वो बोल रहे हैं कि रेडियस उसका कितना है 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर, अच्छा मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 into 10 की पावर -3 मीटर, ये रेडियस हो गया, ठीक है। एंड ऑफ लेंथ L, तो वही L भी दे दिया, L कितना दे रखा है 1 मीटर,
उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसा यूनिट में ही है, मीटर में ही है। एल की वैल्यू है 1 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 100 किलो न्यूटन फोर्स। चलिए जी, कैपिटल एफ भी दे दिया, 100 किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन यहाँ पर भी किलो आएगा, वहाँ 10 की पावर 3 आ जाएगा। 100 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। हम बोल रहे हैं स्ट्रेस बताओ, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, निकालिए। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है 100 इंटू 10 की पावर 3, यानी कि कितना हो गया, 10 की पावर 5 हो गया, 10 की पावर 5। और अपॉन एरिया, जब एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -3, मतलब 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 10 की पावर 5 अपॉन 22/7 है, तो 22/7 को क्या करूँ, 22/7 को क्या करें, चलिए 7 ऊपर चला जाएगा, है ना। और ये हो गया 10 की पावर -4, ये जब ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर +4, ये हो गया 10 की पावर 9 इंटू 7 अपॉन 22। अब 10 की पावर 9 है, इसमें से 2 जीरो बाहर निकाल लो, तो 10 की पावर 7 इंटू 7, ये हो गया। अभी जो 22 है इसको 2 से डिवाइड करो, 2 11 से 22, 2 50 से 100, और 11 से 50 को डिवाइड कर दो। समझ गए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, तो 11 से 50 को डिवाइड कर दो, कैसे होगा, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 50 माइनस 44 इज 6, 6 0 60, तो 11 5 जा 55, 60 माइनस 55 इज अगेन 5, 5 0 50, 11 4 जा 44, तो 4.54 आ गया। और मत करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 5 जा 35 और 2 37, 3 कैरी, 7 4 जा 28 और 3 31.78 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए जी, ठीक है। तो ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इतना आ गया। उसके बाद देखिएगा, फिर वो पूछ रहे हैं कि अब आप इलोंगेशन बताइए, तो इलोंगेशन आराम से बताया जा सकता है। कैसे, इलोंगेशन का मतलब डेल्टा एल पूछ रहे हैं वो सब। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, देखो ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है, अभी अभी निकाला, 31.78 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, और जो स्ट्रेन है, सर वाई तो दे रखा, तो वाई तो दे रखा है, तो जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल, ये होगा। ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, 2 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, लिखो 2 इंटू 10 की पावर 11, 31.78 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो एल ऊपर आ गया, नीचे बचा डेल्टा एल, नीचे डेल्टा एल बचा, और एल बहुत बढ़िया दे रखा है हमको 1, तो एल से हमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब ये जो डेल्टा एल है ये इधर आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 11 नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा एल तो इधर आ गया, ये हो गया 31.78 इंटू 10 की पावर 7, और एल कितना दे रखा है 1 मीटर, तो 1, और 2 इंटू 10 की पावर 11 नीचे आ गया, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 15 जा 30, 31 माइनस 30 1 हो गया, 1 7 17, 2 8 जा 16, 17 माइनस 16 15.89, और ये ऊपर चला जाएगा, 15.89 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, इतना इलोंगेशन हुआ है। ठीक है ना, मतलब बहुत कम हुआ है इलोंगेशन, क्योंकि 10 की पावर -4 है ना,
तो 0.0015 मीटर ये इलॉन्गेशन है, 50 हाँ ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, अब वो पूछ रहे हैं भाई स्ट्रेन बताइए आप, थर्ड पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि स्ट्रेन बताओ। तो स्ट्रेन का या तो रेशियो बताएंगे, और जनरली जब वो स्ट्रेन पूछते हैं तो परसेंटेज में निकाल दीजिए उसको, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब डेल्टा एल कितना है, अब ये भी निकाला 15.89 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन एल कितना है 1, हाँ 10 की पावर -2 10⁻⁻2 15.89 इंटू 10⁻⁻2 परसेंट, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया 0.1589%। ये स्ट्रेन है, इन्होंने 0.16% दे रखा है, एक ही बात है, ठीक है जी। चलिए इतना कर लीजिए, फिर बाकी करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फ्लूइड से स्टार्ट करवाना है। कोई अगर डाउट्स वगैरह हो एनसीईआरटी में से अगर कुछ ट्राई करें, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो बता दें, तो करवा दें। सर एक चीज़ पूछना है, सर इसमें जैसे एलॉन्गेशन दे रखा है, अगर वॉल्यूम में चेंज होता तो